जैन, तो ये बेल्ट्रॉन की प्रैक्टिस शीट है और ये 60 क्वेश्चन का है। ये डेली आपको मिलेगा 4-15 में, प्रतिदिन 4-15 में ये वीडियो आपको रोज जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है 60 क्वेश्चन पर डे आपको मिलने वाला है। यही समय है मेहनत करने का चला। इसके बाद दोबारा फिर ये मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा कोई नहीं जानता है, इसलिए अपने आप को झोंक दीजिए पूरा इसमें, अपने आप का 100% इसमें दे दीजिए। भगवान करे कि आपका इसमें रिजल्ट हो जाए। हम वादा करते हैं आपसे कि अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होके पूरे लगातार एग्जाम तक 24-25 दिन साथ में रहते हो तो रिजल्ट आपका कंफर्म दे देंगे, कंफर्म, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चंस दे रहे हैं, ऐसे कुछ भी आके नहीं दे रहे हैं आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि द टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट ओवर टेलीफोन वायरिंग इज कॉल्ड ADLS, ALSD, ALAS, LD और ADLS। ये हमारा आंसर हो जाएगा ADLS। अब ये क्या होता है? असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये एक टेक्नोलॉजी है जो अक्सर ब्रॉडबैंड में देखने को मिलता है। इसके अंदर में हाई इंटरनेट ट्रांसफर करने की क्षमता होती है। ये ब्रॉडबैंड कनेक्शंस में उपयोग होते हैं और ये वायर्ड के थ्रू होते हैं और ये अपने बहुत ज्यादा स्पीड की टेक्नोलॉजी की वजह से जाना जाते हैं। इनको शॉर्ट में ADSL कहते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। राइट, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 2 नंबर क्वेश्चन इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे कि आपको एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर इन F11? अब ये क्या करता है? चला, अगर हम बात करेंगे F11 की तो हमारे इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर था जो वेबसाइट पे हम जो सर्च करते हैं ना वो विंडोज 7 के अंदर, अगर हम बात करें विंडोज 7 के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था जिसके अंदर अगर हम F11 दबाते थे तो वो ऑटोमेटिक फुल स्क्रीन हो जाता था, ये ऑटोमेटिक। और फिर अगर उससे बाहर निकलना है तो ESC का हम लोग प्रेस करके बाहर निकलते थे। तो आवर आंसर इज द D, बिकॉज जब हम प्रेस करते हैं तो स्क्रीन फुल हो जाता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट यूज्ड टू कॉपी फाइल एंड पेस्ट इट ऑन द डेस्कटॉप? बात सरल सी है, अगर हम Ctrl+C की बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। और अगर Ctrl+V की बात करें तो उसमें पेस्ट हो जाएगा। इसी में थोड़ा सा और जो जरूरी है, हमारा एक होता है Ctrl+Z जिसे अनडू कहते हैं, Ctrl+Y रीडू कहा जाता है। ये शॉर्टकट ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर आपको फुल शॉर्टकट पढ़ना है मेरी इस वाली क्लास को जाके देखिए जिसमें हमने बेल्ट्रॉन के लिए स्पेशल जितने भी MS वर्ड के शॉर्टकट है सारे के सारे हमने करा दिए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं आगे 4 नंबर क्वेश्चन। अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 4 की तो कंप्यूटर शब्दावली में CLI का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। अब ये कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लें। यहाँ पे देखिए यह एक सॉफ्टवेयर का नाम है कमांड लाइन इंटरफेस जो मैकेनिज्म डेवलप करता है इंटरैक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन योर कीबोर्ड और माउस। यानी हमारा जो है हर प्रोग्राम के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। राइट, और एक CLI कमांड लाइन इंटरफेस होता है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हो गए उसको इंटरैक्ट करा देता है कीबोर्ड और माउस से। जैसे कि अभी हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं वो आपको दिख रहा है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, आवाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है। ये हमारा इंटरैक्शन क्रिएट करता है जो CLI होता है। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हमें 60 क्वेश्चन करेक्ट मारने हैं, थोड़ा रफ्तार तो मेंटेन करना होगा। यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर इज मेड ओनली ऑफ सॉफ्टवेयर। यही समय है चला, अगर इसमें चूक गए तो फिर 4-5 साल वेट करना होगा। हमसे पढ़ो, दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़ो, बट पढ़िए जरूर। अगर आपने नहीं पढ़ा, अगर चूक गए तो फिर 5 साल वेट करना। एक बेल्ट्रॉन जैसा वैकेंसी के लिए बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि अगर आप घर में बैठे हैं कोई यहाँ रात दिन पागल की तरह पढ़ रहा है। और अगर आप भी चाहते हैं सफल होना तो मेहनत लगातार करना होगा। Which of the following statement about computers is correct? कंप्यूटर इज मेड ओनली ऑफ सॉफ्टवेयर। क्या कंप्यूटर सिर्फ सॉफ्टवेयर से बना हुआ होता है? बिल्कुल भी नहीं। कंप्यूटर में हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर वो दोनों संगम है, दोनों को मिला करके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। दोनों जब तक मिलेंगे नहीं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नॉट पॉसिबल, यानी कंप्यूटर हमारा बनेगा ही नहीं। यहाँ कह रहे हैं कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इटसेल्फ, बट ये पॉसिबल ही नहीं है। कह रहा है कि कंप्यूटर अपने आप
खुद से अपनी जानकारी को व्यवस्थित कर लेता है, ये पॉसिबल नहीं है। कंप्यूटर सिर्फ उसी जानकारी को दे सकता है जो हमारे द्वारा दिया गया है। कह रहा है कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर से बना हुआ है, नहीं, ये भी नहीं। तो मेरा मात्र सिर्फ यही डी आंसर हो गया, जिसमें कह रहा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बट डिवाइस नहीं चला, ये मशीन होता है। यह एक मशीन है जो डेटा को स्टोर करता है, रिट्राइव्स करता है, मतलब कि उसको भेजता है, लेता है और वो डेटा को प्रोसेस करता है। बिल्कुल हाँ, आवर आंसर इज द डी, बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्क्स स्टोर डेटा, रिट्राइव एंड प्रोसेस। आवर आंसर इज द डी फाइनली। एंड वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे हैं कि एक डार्क बाउंड्री वाले शेल को एक्टिव शेल कहा जाता है। मतलब एक ऐसा शेल, शेल का क्या मतलब होता है, ना ये बैटरी वाला शेल है ना ये बायोलॉजिकल शेल है। दिस इज द एक्सेल वाला शेल। कंप्यूटर में शेल, एक्सेल का शेल कहते हैं। एक्सेल में जो वो डॉट डॉट बाउंड्री दिखता है ना, एक्सेल जैसा कुछ इस प्रकार से दिखता है एक्सेल। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे शेल्स आपको दिख रहे हैं। और ये हमारे जो ब्लैक डार्क बाउंड्री होता है उसको क्या बोलते हैं। इससे आसान क्वेश्चन हो भी नहीं सकता था। ये हमारा MS एक्सेल की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे अगर, तो यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर की अगर बात किया जाए, जिस पर हम डेटा को सर्च करते हैं, बुलाते हैं, लिखते हैं, कुछ राइट करते हैं, वो सारा वेब ब्राउजर कहा जाता है। और हमारा वेब ब्राउजर कौन है? मोजिल्ला फायरफॉक्स, एक बहुत ही प्रसिद्ध वेब ब्राउजर है ये। विकिपीडिया एक वेब ब्राउजर नहीं है, ये एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसी स्पेस है जो रियल में एग्जिस्ट तो नहीं करती है, बट वर्ल्ड गूगल पे एग्जिस्ट करता है। और एक ऐसी स्पेस जहां पर करोड़ों इंफॉर्मेशन भरे पड़े हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी, बिकॉज विकिपीडिया is a website, not a web browser, or but also Google Chrome is a web browser where you can search and find and downloads, delete everything, can do it on Google Chrome, right? तो दिस इज द वेब ब्राउजर। एंड ओपेरा भी एक बहुत प्रसिद्ध है, ये भी हमारा वेब ब्राउजर ही होगा। विकिपीडिया जो है हमारा एक वेबसाइट है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें से कह रहा है कि कौन वेब ब्राउजर नहीं है, ये आंसर होगा। 8 नंबर में कह रहा है कि कोई 2 ऐसे एक्सटेंशन बताइए जो साउंड इफेक्ट के होंगे फाइल, और ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कनेक्ट होंगे। पहले आपको एक्सटेंशन समझना होगा। एक्सटेंशन किसको कहते हैं? एक्सटेंशन होता है जैसे हमारी पहचान को एक्सटेंशन बोलते हैं। किस पहचान से? कपिल शर्मा, आकाश पांडे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जयशंकर सिंह, है ना। वो लास्ट में जो सरनेम हो रहा है ना, वो हमारी बैकग्राउंड को इंडिकेट कर रहा है, वो हमारी पहचान को दिखा रहा है। उस तरीके से हमारी एक्सटेंशन पहचान होती है। जैसे अगर हम कोई डॉक लिखते हैं, ये डॉक्स का फाइल है, कोई एक्सेल लिखते हैं, एक्सेल का फाइल है, कहीं पीपीटी लिखते हैं, ये पीपीटी का है, कहीं पर अगर हम CDR लिखते हैं, मतलब ये कोरल ड्रॉ का है, सॉरी CDR होता है। अगर हमने कहीं PSD लिखा है, ये फोटोशॉप का है, राइट। उस तरीके से वो कह रहा है कि 2 ऐसे, यानी इसमें हमारे जो साउंड इफेक्ट्स हैं वो 2 ऐसे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट में ऐड भी हो सकते हैं और वो साउंड के इफेक्ट होते हैं। तो आइए आपको शुरुआत करते हैं नीचे से। डॉक, इसमें MS वर्ड का होता है ये, और ये एक GIF, ये एक वीडियो का होता है, वो साउंड इफेक्ट नहीं है। वेव हमारा साउंड इफेक्ट का होता है। जैसे कि अभी आप आवाज सुन रहे हैं, आपको आवाज दिख तो नहीं रहा है, मेरी द्वारा बोली गई आवाज इस माइक में जा रहा है, देखिए ये वाली इसमें गई, और ये आपको आपके स्पीकर से वेव्स के थ्रू सुनाई दे रहा है। आप भी साउंड को देख नहीं पा रहे। वेव हमारा म्यूजिक का तो होता है, ये PNG, मतलब ये JPG और PNG दोनों फोटो का होता है, बट ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता है। ये भी फोटो का होता है, ये फाइल का होता है, ये पॉसिबल नहीं है। वेव मेरा साउंड भी होता है और मिड भी मेरा साउंड ही होता है, मीडिया का होता है। दिस इज द आवर आंसर इज द ए, बट यहाँ पर गलत दे दिया है, वो हमारे बच्चों ने गलत कर दिया है, जो हमारे टाइपिस्ट है। कभी दिखाएंगे अपने टाइपिस्ट को कौन टाइप करता है। 9 नंबर कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल एंड अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट अलाउ यूजर्स टू एक्सेस एंड मॉडिफाई द फाइल इज नोन एज, यानी परस्पर संबंधित फाइलों का संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं को फाइल तक पहुंचाने और संशोधित करने की अनुमति देता है, इसे किस रूप में माना जाता है। याद रखिएगा, एक मान लीजिए कि आपके पास कोई सामान है, कोई वस्तु है, उसको आपने कहीं रखा है, किसी कमरे में, किसी रूम में, किसी बॉक्स में, किसी अलमीरा में, किसी गोदरेज में, और वहां पे उसको कब देना है, कब नहीं देना है, किसको वो निकालने के लिए भेजना है, किसको नहीं
नहीं भेजना है, कौन उसमें से कितना आइटम निकाल सकता है नहीं निकाल सकता, ये कौन मैनेज करता है? ये वो मैनेज करता है जो पूरे डेटा को मैनेज कर रहा है। जैसे शादी विवाह में घरों में नाश्ते की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो उस नाश्ते को एक कमरे में बंद किया जाता है और उस कमरे को एक किसी का चाबी दिया जाता है और वही डिसाइड करता है कि कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, कौन कितना ले सकता है, कौन कहां बांटना है। वो टोटल हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम होता है कि वो कितना नाश्ता है, कितना गया, कितना है, कितना देना है, कितना नहीं देना है। ये टोटल मेरा डेटाबेस का काम हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कह रहा है कि एमएस एक्सेल के अंदर में अगर दाईं और सक्रिय शेल का मतलब होता है एक्टिव शेल। चला, कंप्यूटर में अंग्रेजी ही थोड़ा ज्यादा मायने रखता है। सक्रिय शेल को चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस डी की बात करें तो ये होगा मेरा फिल डाउन, और अगर कंट्रोल प्लस आर की बात करेंगे ये हो जाएगा राइट फिल, और कंट्रोल प्लस डी की बात करें तो ये फंट होगा, बट किसमें? एमएस वर्ड में। ये अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बार कंफ्यूज हुए हैं, बहुत बार मैंने बताई भी है। कंट्रोल आर की बात हो रही है यहाँ पर, एमएस एक्सेल की बात, राइट फिल की बात हो रही है, और राइट फिल चला कंट्रोल आर से होता है, कंट्रोल डी हो गया मेरा फिल डाउन। याद रखना, कंट्रोल डी जो होता है फंड मेरा एमएस वर्ड में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 कि i9 क्या है? बाबू, ये i9 हमारा एक प्रोसेसर होता है। i3, i5, i9 तीन टाइप के प्रोसेसर है। उसके बाद डुअल कोर, कोर टू डुओ, ढेर सारे प्रोसेसर है, बट ये हमारा i9 एक प्रोसेसर है। एंटीवायरस, वायरस के विरोध काम करता है। मदरबोर्ड एक हार्डवेयर कंपोनेंट है और हार्ड डिस्क भी एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। आवर आंसर इज द बी, प्रोसेसर है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ISP हमारे कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में, कंप्यूटर के सेक्टर में किसको क्या बोलते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, राइट। आवर आंसर इज द सी। और ISP हमारा जो होता है वो IP एड्रेस को डिटेक्ट करके रखता है, तो इसका फुल फॉर्म हो गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि फॉलोइंग्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, विच इज द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, लिख देते हैं हम। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। अब हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर वो पहले से जो इंस्टॉल रहता है ना, जैसे क्रोम हो गया, गूगल हो गया, कैलेंडर हो गया, यूट्यूब हो गया, जो हमारे घरों में क्लॉक टाइम देखने वाले हो गया, सेटिंग्स हो गया, जितने भी पहले से इंस्टॉल होते हैं वो हमारे होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो बाद में हम इंस्टॉल करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज, उस प्रकार से हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर में सेम होता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब बाद में डाला जाता है, बाकी सब चीज पहले से रहता है। ये कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है? चला, ग्राफिक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता, इट इज द हार्डवेयर कंपोनेंट, राइट। लिनक्स भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये हमारा यूनिक्स भी एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट मैक्रो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। डी हमारा आंसर होगा, क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैक्रो है और मैक्रो एक MS ऑफिस का पैकेज का पार्ट होता है। मैक्रोज ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, जैसे ही www दिखे HTTP आंसर हो जाएगा। वो आपने कहानी सुना होगा कि हम तुम्हारे हैं सनम, वैसे HTTP बोलता है www को। www को HTTP ही प्रोटोकॉल देता है और उसी में अब तो www यूज नहीं होता, उसको टोटल HTTP ने रिप्लेस कर दिया है, बट ये दोनों का अच्छा प्रोटोकॉल्स फॉलो करता है HTTP, दोनों का संबंध होता है। वर्ल्ड वाइड वेब का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है HTTP, राइट। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद अब ये कह रहा है कि who determines how various program exchange data over the internet। ये क्वेश्चन हमारा चला गलत दे दिया है, एक ही ऑप्शंस दिया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। ये आंसर गलत हो गया है। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे होगा? ये HTTPS ही करता है बाबू, HTTP ही करता है, मतलब कि इसी का काम होता है कि डिसाइड करना। बट दिक्कत इसमें यह है कि सिर्फ ऑप्शन वही दिया है जो आंसर है, मतलब कि ये इसका आंसर HTTP ही होगा, बट ये इसमें ऑप्शंस में दूसरा नहीं दिया हुआ। इसमें आंसर, इसका प्रोटोकॉल का स्पेलिंग भी थोड़ा गलत है, उसको सही कर लेना होगा। इसका आंसर ही होगा HTTP। यही डिसाइड करता है कि मेरा कितना प्रोग्राम एक्सचेंज होगा, कितना इंटरनेट शेयर होगा, नहीं होगा टोटल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट एन ऑफिस पैकेज। ऑफिस पैकेज में से कौन नहीं है? चला देखते हैं। WPS ऑफिस पैकेज का ही पार्ट है। MS ऑफिस तो पैकेज मतलब
पूछना ही नहीं है। लाइब्रेरी भी उसी का पार्ट होता है, बट क्वांटम ऑफिस का पार्ट नहीं होता। क्वांटम एक कंप्यूटर है और जितने भी एआई टूल अभी आपके सामने अवेलेबल है वो सब क्वांटम कंप्यूटर्स के द्वारा ही बनाए गए। तो क्वांटम कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर है जो सुपरपोजिशन, हस्तक्षेप और उलझाव जैसे संगणना को पूरा करने के लिए कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका उपयोग क्वांटम कंप्यूटर ही करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 17 कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एमएस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मिंट है, अनबंट भी है, बट जावा इज द नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज आवर आंसर डी। हेलो, सुन रहे हैं ना आप? ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? आप ना हमारे ऐप पर विजिट करिए एक बार, जाइए अभी जाइए आप हमारे ऐप पर और ना आप जो वेल्ट्रॉन वाली शीट है ना उसको एक बार टिक आउट कर लीजिए। ये सेम टेस्ट जो है हमारे ऐप के ऊपर में अवेलेबल है। शीट नंबर 2 है ये, हम आपको बता देते हैं। शीट नंबर 2 है, आई थिंक शीट नंबर 2 है ये, और शीट नंबर 2 में ये सारा क्वेश्चन है। पहले आप टिक आउट कर लो एक बार, फिर उसके बाद मजा आएगा। और जब शीट मारिए ना थोड़ा एनवायरमेंटल से दूर हो जाइए, मतलब कि आप किसी का कॉल, किसी का फोन, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कमरे उमरे को बंद रखो, थोड़ा पढ़ने पर ज्यादा विशेष ध्यान दीजिए। 25-26 दिन का समय बचा है, 1 महीने से भी कम टाइम होता है बाबू। 14 को ही एग्जाम आपका पड़ जाए तो आप क्या करिएगा, आप ये मान के चलिए। और लगातार 4-15 टाइम याद रखना है। चला, हम देख रहे हैं कि आप कितना लोग इसको विजिट करते हो, और कोई फीडबैक लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। और रोज रेगुलर अभी पढ़िए, अभी समय है पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 1990 में HTML को इन्वेंट कौन किया था? 1 नंबर फ्री में ले जाओ, 1 नंबर फ्री में, कोई टेंशन नहीं। इसको HTML जो किए थे टिम बर्नर्स ली हमारा इसको 1990 में HTML का आविष्कार किए थे। याद रखिएगा, यहाँ डिस्प्ले दिया हुआ है और इसका भी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, बस खाली जाके पढ़ लेना है। बस हर चीज आपके लिए सुविधा अवेलेबल कर दिया। 19 में कह रहा है कि ये क्वेश्चन कि इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैकेट? नहीं, ये आंसर क्वेश्चन ही गलत चला। पैकेट और ऑप्शन कुछ और ही दे रहा है, मतलब ये क्वेश्चन गलत हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आईपी एड्रेस जो आसानी से याद रखे जा सकने वाला प्रारूप में परिवर्तन करता है उसको क्या बोलते हैं? पहले तो ये समझो आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हमारा ISP होता है ना वो देता है। आईपी एड्रेस तभी दिया जाता है जब आपकी आधार का डॉक्यूमेंट सबमिट करा लिया गया हो, और जब भी आप कोई ऐसे वेबसाइट को विजिट करते हो जो बैन, जैसे कि मान लो भारत में बहुत सारा वेबसाइट बैन है, टिकटॉक बैन है, PUBG बैन है, पॉर्न, सब बहुत सारे पॉर्न की वेबसाइट्स बंद है, बैन है। और अगर आप उसको विजिट करते हो ना, अगर मान लो आपने उसको खोल दिया तो वो आपकी आईपी एड्रेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिटेक्ट कर लेता है और उस आईपी एड्रेस से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास पहुंचता है और बोलता है कि देखो तुम्हारे जो जिसको ये आईपी एड्रेस दिए हो ये बच्चा ये गूगल पे ये गंदी चीजें सर्च किया है। फिर आप वहां से पकड़े जाते हैं, आप वहां से डिटेक्ट हो जाते हैं कि ये आपके पास, और जो CISF की टीम होती है वो आपको आके डिटेक्ट करके पकड़ के जेल लेके जाता है। बट ऐसा जनरली होता नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छोड़ देता है। बट अगर चाहे तो जितने भी वेबसाइट्स जो गंदी चीजें देखते हैं आपको आसानी से गवर्नमेंट पकड़ सकता है। और वैसे भी हमारी भारत पॉर्न देखने में दूसरे नंबर पे है। सोचिए हमारा भारतीय नौजवान कहाँ जा रहे हैं। चलिए आइए 21 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इन कंप्यूटर मेनू देयर इज लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, यानी मेन्यू के अंदर, कंप्यूटर मेन्यू के अंदर क्या होते हैं? चला, बहुत सारे कमांड्स होते हैं मेन्यू के अंदर। मेन्यू के अंदर में कमांड्स होते हैं, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है। मेन्यू के अंदर में कमांड्स होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कंप्यूटर के टर्मिनोलॉजी में कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर स्पाइडर क्या होता है? चला, स्पाइडर याद रखना, वैसे सारी बातें याद ही रखनी है, कोई भूलना नहीं है, बट रिविजन करते जाना। एग्जाम के पहले रिविजन करके जरूर जाइएगा। स्पाइडर एक ऐसा सुविधा है जो संबंध स्थापित करता है, मतलब कि एक वेबसाइट के अंदर और एक डेटाबेस के अंदर में जो संबंध स्थापित कैटलॉग तैयार करता है और इंफॉर्मेशंस को लेता है, शेयर करता है, देता है, वो हमारा एक प्रोग्राम है जो हमारे कैटलॉग करता है वेबसाइट के साथ। सर्च इंजन उसको बोलते हैं जिसमें डेटा स्टोर, जैसे हमारा गूगल हो गया और अमेजन हो गया, अमेजन का अपना सर्च इंजन चलता है। और यहाँ पे कह रहा है कि हैकर हु ब्रेक द कॉपीराइट कंप्यूटर सिस्टम ने उसको ब्लैक हैट बोलते हैं। और ये ऐप नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये हमारा कैटलॉग तैयार करता है, इंफॉर्मेशन शेयर करता है। ये चला नीचे जो है ना, ऐसा जहाँ लिखा हुआ है ना कि आंसर बनाना है और ऑप्शन बी, वो समझ जाओ कि वो गलत है, जो हम बता रहे हैं वही सही है। समय इतना कम
मिल रहा है कि बस क्या ही कहें, टाइम ही नहीं मिल पा रहे सब करने के लिए, बहुत कम टाइम है, रोज 60 क्वेश्चन देना है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है आजकल। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो कह रहा है कि व्हाट इज ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। चला ये क्या होता है? यह एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, मतलब बातचीत करने में हमारा काम करता है। और ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन टेलीकम्युनिकेशन में एक फाइबर के थ्रू और ऑप्टिकल डिवाइस के थ्रू सिंगल आर डिस्ट्रीब्यूट एक टेलीकम्युनिकेशन करता है। यहाँ पे फिजिकल फायर दिया है बट ये ऑप्टिकल डिवाइस नहीं दिया है, बट यहाँ पर डिवाइसेस भी लगे हुए रहते हैं। ये एक टेलीकम्युनिकेशन बातचीत करने वाली नेटवर्क होती है जो डिवाइसेस के थ्रू। ये देखिए आंसर बी बनाना है इसको, इसका मतलब है कि जो हम बता रहे हैं वो आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द फुल फॉर्म ऑफ DASD। DASD का फुल फॉर्म क्या होता है आइए दिखाते हैं। DASD का जो फुल फॉर्म हो गया चला वो होता है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 25 में आगे देखिए एक्सेस कैसा है। एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, एक्सेल स्प्रेडशीट है और वर्ड हमारा वर्ड प्रोसेसिंग है। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए MS एक्सेस का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि इन MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर रेड वेव अंडरलाइन निशान किसके लिए होता है? ग्रामर एरर जैसी कोई चीज होती नहीं है MS वर्ड में, उसी को MS वर्ड में स्पेलिंग एरर कहा जाता है। यानी स्पेलिंग एरर जो है, मेरा स्पेलिंग एरर जो हो गया क्या हुआ चला, ये हो गया रेड एरर जो दिखाता है वो स्पेलिंग एरर के बारे में दिखा रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि कमांड ऑप्शन जो है वो अभी हमने पिछले में डील करा था कि जो मेरा मेनू ऑप्शन में कमांड होता है, अब ये कह रहा है कि कमांड किस ऑप्शन में होता है, तो मेनू बार में होता है। यहाँ पर आंसर को इग्नोर करिए, ये गलत दिया हुआ है। 28 में कह रहा है कि मोस्ट ईमेल प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट द फॉलोइंग 2 पार्ट्स ऑफ एन ईमेल। यानी कि अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी भी ईमेल में निम्नलिखित में 2 भागों को अपने आप पूरा कर लेता है। मतलब जब हम मेल कर रहे हो, देखिए सवाल का जो लैंग्वेज पकड़ने का आदत डाल लीजिए क्योंकि यही आपको सफल बनाएगा। कह रहा है कि जब हम मेल करते हैं तो कौन सी ऐसी 2 चीज है जो ऑटोमेटिक फील हो जाती है। जैसे अगर हम कोई मेल भेजते हैं ना, जैसे हम कंपोज पर क्लिक करते हैं तो उसमें कौन भेज रहा है, यानी फ्रॉम मेरा ऑटोमेटिक फील हो जाता है कि कौन भेज रहा है, और उसमें टू किसको भेज रहे हैं वो तो भरना पड़ता है, बट डेट ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। मेल भरते समय 2 चीज ऑटोमेटिक भरता है, कौन कि कौन भेज रहा है, फ्रॉम ऑटो फिल होता है, और आज जिस डेट में आप मेल भेजेंगे ना वो ऑटोमेटिक भर जाता है, उसमें आपको भरना नहीं पड़ता है। बाकी सब चीज ऑटो फिल नहीं हो सकता है, जैसे कि किसको भेजना है वो तो बताना पड़ेगा, किस सब्जेक्ट में भेजना है वो बताना पड़ेगा, बट ये आपको फ्रॉम और डेट ये दोनों डालना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक मेल ले लेता है। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, आसान ही क्वेश्चन है बट भाषा नहीं पकड़ पाएगा तो मुश्किल लगता है। डक डक गो क्या है चला, इट इज अ सर्च इंजन या एक सर्च करने की इंजन है। वेब ब्राउजर उसको बोलते हैं, जैसे क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये सब वेब ब्राउजर्स है, बट डक डक गो हमारा एक सर्च इंजन है और इसकी अपनी एक ब्राउजर भी है, बट इट इज अ सर्च इंजन नॉट अ वेब ब्राउजर। राइट, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, टपल क्या है? टपल अच्छी टर्म है और टपल ये होता क्या है वो बताते हैं। टपल मैथ में उपयोग किया जाता है, एक्चुअली ये टेबल होता है, एक टेबल होता है टपल, जो मैथमेटिशियन लोग यूज करते हैं और इसमें ढेर सारे रो होते हैं, तो ये एक टेबल की रो को बोलते हैं टपल। मैथ में उपयोग होता है और हम लोग जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग टपल का उपयोग करते हैं जब हमें बहुत सारा रोज लेना होता है या इक्वेशंस लिखने होते हैं या कभी कभी डेटा को स्ट्रक्चर करना होता है, तो ये हमारा टपल इसमें उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 31 कह रहा है कि क्लिकिंग जैक क्या होता है? क्लिकिंग जैक उसको बोलते हैं, जैसे मान लो आपने कभी सबमिट बटन पर क्लिक किया होगा या क्लिक हियर पर क्लिक किया होगा, आप जो क्लिक करते हो ना, जैसे कोई क्लिकिंग बटन निकल के आता है उसको क्लिकिंग जैकिंग बोलते हैं। ये आपको ट्रांसफर कर देता है, जैसे आपने कोई सबमिट बटन को दबाया और जैसे आपने सबमिट दबाया उस फॉर्म को सबमिट हो जाता है, वो फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है, उसी को क्लिकिंग। यानी ये आपको कह रहा है कि अ मैलिशियस टेक्निक डिजाइन टू ट्रिक वेब यूजर्स टू रिवील कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन को रिवील करता है या सबमिट करता है या निकालता है, देता है, ट्रांसफर करता है, 1000 कामें करता है।
क्लिकिंग जैक, आपने कभी देखा होगा कि यहाँ पर डाउनलोड फॉर क्लिक हियर, अगर आप वहां पर क्लिक करते हैं तो वो फिर वीडियो ऑडियो अपने आप क्या हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है। उसको हम लोग क्लिकिंग जैक बोलते हैं, वो क्लिकिंग जैक होता है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन है, मतलब कि प्राइवेसी मैनेजर। हु इज द प्राइवेसी मैनेजर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कई बार ये पूछा हुआ है, हो सकता है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, इसलिए याद रखिएगा ये हमारा आउटलुक उसकी प्राइवेसी को मैनेज करता है, वही उसकी प्राइवेसी मैनेजर होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, इट इज अ वेब ब्राउजर, इट इज द एक्सेस, हमारा एक डेटाबेस मैनेजमेंट होता है, और ये आउटलुक एक प्राइवेसी मैनेजर हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे कह रहा है कि HTML में बी टैग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। यहाँ पर बी इसमें प्रतिबद्ध सामग्री को दर्शाते हैं, इसमें बी टैग जो इंडिकेट करते हैं, जो इनक्लोज, एक्चुअली बी टैग का इस्तेमाल बोल्ड करने के लिए कहा जाता है, और वो हमारा दिया भी है, बट बोल्ड किसको, तो उसके पृष्ठभूमि को, बैकग्राउंड को बोल्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ कह रहा है कि अल्ट विस्टा क्या है चिला, यह एक वेब सर्च इंजन है, और इसको 1995 में बनाया गया, 1995 में, बाई डिजिटल रिसर्च लैब इन पालो अल्टो। इसको 1995 में बनाया गया था चिला अल्टा विस्टा को, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है अल्ट विस्टा से। 35 नंबर कह रहा है कि RDBS का फुल फॉर्म क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, याद रखिएगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 36 कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज सुटेबल फॉर प्रोग्रामिंग प्रेजेंटेशन देने के लिए कौन, पावर पॉइंट, कंफर्म है, इसमें 1 नंबर फ्री में मिला आपको। WEP क्या है, ये होता है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, इसका फुल फॉर्म होता है सी। अब ये एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो सिक्योर करता है वायरलेस नेटवर्क को। इसमें हमारा 38 नंबर में कह रहा है कि वेटवेयर क्या है। वेटवेयर के वैसे तो कई मीनिंग होते हैं, वेटवेयर एक हमारे कंप्यूटर भी होते हैं, बट एक सिर्फ और सिर्फ वेटवेयर पूछे तो ह्यूमन ब्रेन से इसको कोरिलेट किया गया है, जैसे हमारे न्यूरॉन्स दिमाग में होते हैं ना, उसी से ये संदर्भ रखता है। वेटवेयर हमारे न्यूरॉन्स से रिलेटेड है, ह्यूमन ब्रेन को बोलते हैं, और वो न्यूरॉन्स की तरह इसमें प्रक्रियाएं होती है। तो ये हमारा एक कंप्यूटर भी है चला, बट फिलहाल ये हमारा ह्यूमन ब्रेन की जैसा न्यूरॉन्स रिलीज करके देता है। अगर वेटवेयर कंप्यूटर पूछता तो कुछ और जवाब होता, बट यहाँ सिर्फ वेटवेयर पूछा है तो ह्यूमन ब्रेन के न्यूरॉन्स को कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला हो गया, इन IT द टेक्नोलॉजी ऑफ टेम्पररी डिस्प्लेइंग आउटगोइंग इन एक्नॉलेजमेंट इज कॉल्ड डिले एक्नॉलेजमेंट, यानी जो हमारी इंफॉर्मेशन, जो हमारी आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट होता है, अगर वो डिले हो जाए किसी कारण से, अगर वो लेट हो जाए तो उसको हम लोग पीगा बैंकिंग बोलते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जैक्ट पूछा जाए, ये पूछेगा ही पूछेगा कि जो एक्नॉलेजमेंट डिले होता है उसको क्या बोलते हैं, पिग्गी बैंकिंग। 40 नंबर में कह रहा है कि फ्लॉपी डिस्क का साइज क्या होता है चिला, तो 3.5 इंचेस, ये स्टैंडर्ड साइज है जो हर लैपटॉप कंप्यूटर में लगाए जाते हैं। इट इज स्टैंडर्ड साइज ऑफ फ्लॉपी डिस्क, तो ये हमारा 3.5 इंच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि पॉप का संपूर्ण रूप क्या है, पॉप का पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये डी हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो जाएगा इसका। 42 कह रहा है कि होम पेज इज द मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट, होम पेज हमारा वेबसाइट का पहला पेज होता है। किसी भी वेबसाइट को जब खोलिएगा आप तो उसका पहला पेज जो होता है वो होम पेज ही होता है। उसके बाद हमारा 43 में कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में किसी वर्कशीट में टॉप पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। अरे चिला, एक्सेल की अगर बात करेंगे बाबू तो 2016 में एक्सेल में क्या दिखाई देता है, सबसे ऊपर तो फॉर्मूला बार दिखाई देता है इसके अंदर में। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कुछ नहीं होता है, स्ट्रेट बार ये सब आपको जाने के लिए दिया गया है। 44 में कह रहा है कि MS एक्सेल में अगर निरंतर सेल को एक सीरीज में सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि कंटिन्यू सीरीज, देख रहे हैं कंटिन्यू सीरीज कह रहा है ना। अब कंटिन्यू सीरीज का मतलब हो गया कि हमारा ABCDEF ऑटोमेटिक सब क्या हो रहा है, सेलेक्ट हो रहा है, राइट। अब ये जो हमारा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो रहा है, यानी लगातार जब सिलेक्ट करने की बात आती है तो यहाँ पर लगातार सिलेक्ट करने के लिए हम लोग शिफ्ट का उपयोग करते हैं, और अगर कहीं कहीं से सिलेक्ट करना हो तो उसके
उसके लिए हम कंट्रोल का उपयोग करते हैं। तो कंट्रोल का उपयोग करेंगे, कहीं मान लीजिए कि हमको ए करना है, उसके बाद सी करना है, उसके बाद ई करना है, एफ करना है, तो कंट्रोल। अगर ए बी सी डी लगातार करना है तो उसके लिए शिफ्ट। इसके बाद हमारा क्वेश्चन कह रहा है 45 नंबर की MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प न्यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट में दर्शाता है। यानी वो कह रहा है कि हमारा जो न्यू डॉक्यूमेंट होता है, जो व्यू ऑप्शंस के अंदर में बुलेट पॉइंट को कौन दिखाता है, आउटलाइन दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जानने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, ये कह रहा है कि जो हमारा क्रोम ब्राउजर होता है उसे अगर हम नेक्स्ट ओपन टैब में जाएं तो किसका शॉर्टकट उपयोग करते हैं। 3 शॉर्टकट बताते हैं आपको, 3 में काम हो जाएगा। Ctrl+N से होता है टोटल का टोटल न्यू क्रोम ही खुल जाएगा। वही अगर Ctrl+T दबा देंगे तो न्यू टैब चला जाएगा। न्यू टैब, ये ओपन नहीं हो रहा है, न्यू टैब में जा रहे हैं। और अगर हमको अगला टैब में मूव करना है तो उसके लिए Ctrl+Tab का उपयोग करिएगा। तो आप न्यू क्रोम खुला हुआ है ना पहले से, उसमें आप मूव कर सकते हैं। नया लेने के लिए Ctrl+T, लेकिन खुले हुए में जाने के लिए Ctrl+Tab। इतना छोटा छोटा सवाल पूछा जा सकता है आपसे, तो इसका तो आंसर हो जाएगा Ctrl+Tab। बट एक हमारा शॉर्टकट होता है Alt+Tab से, इसको भी लिख लीजिएगा, ये काम आएगा। मूव वन एप्लीकेशन टू अनदर, वन एप्लीकेशन टू अनदर। एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन से उपयोग करने के लिए किसका, Alt+Tab का उपयोग किया जाता है। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में किसी भी, अब ये कह रहा है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य। तो ये कह रहा है कि क्या 2016 में सभी पैराग्राफ को राइट अलाइनमेंट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है भाई, राइट अलाइनमेंट तो आराम से हो सकता है। बिल्कुल, पहला तो सत्य हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि सभी पैराग्राफ की हैंगिंग पोजीशन जो है, यानी हैंगिंग का शॉर्टकट आपको मैंने लिखाया था, याद रखिएगा। Ctrl+T से क्या होता है, चला तो हैंगिंग इंडेंट। समझ में आ रहा है, हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट का मतलब होता है कि हमारा एक साथ सारा का सारा टेक्स्ट आगे आने लगेगा, आगे की तरफ मूव करने लगेगा। तो क्या वो सभी नहीं कर सकता है, नहीं, वो सारे हो सकते हैं। बट ये कह रहा है कि नहीं हो सकते हैं, मतलब ये मेरा गलत हो जाएगा। ये हो सकते हैं, वो सारे रियल में वो पॉसिबल हैं, बट ये कह रहा है कि नहीं हो सकते, इसलिए ये मेरा गलत हो जाएगा ये ऑप्शंस। तो ये मेरा पहला ट्रू होगा और सेकंड वाला फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि MS वर्ड में टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी इसमें 3 सत्य होगा, एक ही असत्य होगा। ऐसे क्वेश्चंस को सावधानी से मारना होता है ताकि आपको कंफ्यूज ना होना पड़े और आसानी से आप मार सके। कह रहा है कि अल्टरनेट एवरी सेकेंड सेल्स, आपको हिंदी में पढ़ के दिखाते हैं। एक रो या कॉलम एकांतर हर दूसरे सेल्स को मर्ज नहीं किया जा सकता है। ये सही है, मतलब आप एक छोड़ के एक मर्ज नहीं कर सकते, लगातार मर्ज कर सकते हैं। बट आप चाहोगे ना कि एक को छोड़ के फिर दूसरा, यहाँ पे अल्टरनेट की बात कर रहा है। एवरी सेकेंड सेल ऑफ रो और कॉलम कैन नॉट बी मर्ज, नहीं, ये सही है और हमें गलत खोजना है। मतलब ना आप दो सेल्स को, दो को भी अल्टरनेट मर्ज नहीं कर सकते हो, लगातार मर्ज कर सकते हो। यहाँ कह रहा है कि 2 और मोर कंसेक्यूटिव सेल्स कैन बी मर्ज, यानी वो 2 और 2 से ज्यादा। कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, क्रमबद्ध, जो लगातार सेल को मर्ज किया जा सकता है। ये हमारा सही है, यानी ए भी सही है, बी भी सही है, हमें तो गलत खोजना है। सी नंबर में कह रहा है कि 2 और मोर कंसेक्यूटिव सेल्स और रो कैन बी मर्ज। बिल्कुल, 2 रो भी लगातार मर्ज हो सकते हैं। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट एंड लास्ट, यानी एंड लिखा हुआ है, मतलब कि डायरेक्ट कह रहा है कि पहला और आखिरी क्या मर्ज हो सकते हैं, नॉट पॉसिबल। मतलब एक दिल्ली में है और एक है केवल बिहार में, दोनों मर्ज कैसे हो सकता है। अगर चाहे दिल्ली और यूपी एक में मर्ज होना तो पॉसिबल भी है, बॉर्डर एक साथ है। बट अगर बिहार और दिल्ली मर्ज होना चाहे तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी में कह रहा है कि फर्स्ट और लास्ट कभी मर्ज नहीं हो सकते हैं, वो भी एक साथ नहीं हो सकते हैं, अपने अपने वाले के साथ हो सकते हैं। समझिए, भावना समझिएगा। 49 नंबर में कह रहा है कि MS वर्ड
के हाल संस्करणों जैसे एमएस वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग में निम्नलिखित में क्या क्या दिखाई देता है। एक बार अंग्रेजी में पढ़ते हैं। रिसेंट वर्जन ऑफ एमएस वर्ड सच एज 2016 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्प्ले अ पार्ट ऑफ क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप। अब क्लिपबोर्ड क्या होता है, चला क्लिपबोर्ड उसको बोलते हैं जो जैसे हमने कोई चीज कॉपी करी और वो क्लिपबोर्ड में चला जाता है। अब वो क्लिपबोर्ड में फॉर्मेट पेंटर, कट, पेस्ट और शो और हाइड, ये फॉर्मेट पेंटर तो दिखता है बट शो और हाइड हमारा नहीं दिखता है। ये हमारे फॉर्मेट वो क्लिपबोर्ड का हिस्सा नहीं होता है। 50 नंबर में कह रहा है कि अगर हम शेलिंग लगा देंगे इज इक्वल टू, तो इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन कंफर्म है, मैं आपको व्हाइट पेपर पर लिख के दे सकता हूँ, ये क्वेश्चन पूछ देगा। कह रहा है कि शेलिंग, शेलिंग का मतलब है कि वो कौन सा, यानी देखो यहाँ पर एक 7 है और एक 5 है, इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। शेलिंग मतलब होता है ऊपर, सुन रहे हैं ना, शेलिंग मतलब होता है ऊपर और एक होता है फ्लोर। यही सवाल फ्लोर से भी आएगा, यही सवाल सेलिंग से भी आएगा। सेलिंग पूछेगा तो सवाल का जवाब अलग होगा और फ्लोर पूछेगा तो सवाल का जवाब अलग होगा। अगर आप सेलिंग की बात करोगे ना, सेलिंग की बात करते हो आप, तो सेलिंग का मतलब हो गया कि ऊपर में, यानी टॉप पे। अगर 5 से 7 के ऊपर वो कौन सा ऐसा डिजिट होगा जो भाग लगने वाला है, सुन रहे हैं ना, 7 से कौन सा ऊपर, यानी 7 के बाद 8, 9, 10, जो 5 से भाग लगने वाला। सेलिंग का मतलब ऊपर और फ्लोर का मतलब नीचे, तो 10 ही ऐसा है जो भाग लग सकता है और आवर आंसर है जस्ट सी। बट वो फ्लोर पूछता तो 7 के नीचे वो कौन सा पहला अक्षर है जो 5 से भाग लगेगा, वो मेरा आंसर हो जाएगा 5। तो यहाँ पर आंसर मेरा ये गलत दे दिया है, हो ही नहीं सकता 8, ये कॉमा है, चला, तो ये मेरा हो जाएगा 10। इसके बाद 51 में कह रहा है कि क्रोम ब्राउजर यूज द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट। न्यू इनकॉग्निटो मोड, प्राइवेट मोड। एक्चुअली प्राइवेट मोड वो होता है ना, इनकॉग्निटो मोड की हिस्ट्री नहीं बनती है वहां पे। जैसे आप कोई वेबसाइट सर्च करते हो, देखते हो, जाते हो और वहां पे इनकॉग्निटो मोड में जाके देखते हो तो पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप कहां से सर्च किए हो, आईपी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+N। जितने भी भारत में आजकल गलत वेबसाइट्स चल रहा है, जो इलीगल है, जो बैन है, फिर भी बच्चे देख रहे हैं, जैसे कि हमारा बहुत सारे वेबसाइट्स बैन है बट लड़के देखते हैं, और वो देखते हैं, वो Ctrl+Shift+N दबा करके इनकॉग्निटो मोड में जाते हैं और उसको देखते हैं, जो कि एकदम जानकारी होने का मतलब है कि उसको सही उपयोग किया जाए, ना कि गलत। तो इनकॉग्निटो मोड प्राइवेसी का सवाल होता है। जब आपको कहीं लगे कि किसी और का लैपटॉप वगैरह यूज कर रहा है तो इनकॉग्निटो मोड लगाइए, अपने में जरूरत नहीं है, बट वो प्राइवेट विंडो होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, एमएस वर्ड में जो नए वर्जन है 2016 में, उसके डिफॉल्ट मैरन क्या होती है, तो वो सब में नॉर्मल ही रहता है, सब में नॉर्मल, चाहे वो 2010 की बात करें, चाहे वो 2016 की बात करें, किसी में भी रहेगा, बाय डिफॉल्ट नॉर्मल रहता है, बाय डिफॉल्ट सबका नॉर्मल होता है। फिर वो मार्जिन पूछ रहा है, मार्जिन यानी चारों तरफ से मार्जिन क्या होता है, तो नैरो नहीं होता है, मिरर्ड भी नहीं होता, मॉडरेट भी नहीं होता, नॉर्मल होता है, सब में नॉर्मल होता है। 53 कह रहा है कि एमएस एक्सेल में जो हमारा एमएस एक्सेल 2016 में वर्कशीट को एकदम दाहिने स्थान पर निम्नलिखित में क्या दिखाई देता है। एक्सट्रीम राइट वर्कशीट, एकदम दाहिने वो जूम करने वाली फंक्शन होती है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, मेनू बार और स्टेटस बार, एकदम दाहिने की बात कर रहा है, दाहिने की बात, तो ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार दिखाई देता है, जहां से हम लोग लेफ्ट राइट को ऊपर करते हैं। 54 में कह रहा है कि अगर इसको ये दिया जाए और इसको B4 को कॉपी करके F10 में पेस्ट किया जाए तो क्या होगा। चला, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है रे बाबू। अगर यहाँ पर D3 + C5 कह रहा है और इसको अगर फिक्स कर दिया है, ये और ये अगर फिक्स कर दिया है, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर यहाँ पर सिर्फ D3 और प्लस C5 पूछता, D3 और C5 पूछता तो ये बदल भी सकता था, बट अगर एक बार फिक्स कर दिया तो कोई परिवर्तन नहीं, एग्जैक्ट वही आएगा जो वहां पर दिया हुआ। अगर ये इसका एक अलग हम क्लास लेने वाले हैं, कि वो कैसे बदलता है, उसका क्लास आपको दे देंगे, आपको कल परसों में मिल जाएगा कि वो बदलता कैसे है। बट अगर आप इसकी बात करोगे ना तो ये कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, क्योंकि ये फिक्स किया हुआ है। इसको फिक्स करने के लिए हम लोग F4 का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा, F4 का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो होगा वही होगा। D3 C5 बी आंसर हो जाएगा हमारा, D3 C5, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। 55 नंबर में कह रहा है कि एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा, इज इक्वल टू फैक्ट।
फैक्ट मतलब होता है फैक्टोरियल, ठीक है, आपको फैक्टोरियल निकाल लेगा। तो आप क्या करोगे ना कि इज इक्वल टू फैक्ट, और फैक्ट पहले उसको माइनस कर लो, 1 आएगा और 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा। बट वहीं पर अगर ऐसे लिख के आ जाए इज इक्वल टू फैक्ट और अगर 5 लिख के आ जाए तो वो क्या करेगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पर हमारा 20 इंटू 6 यानी हमारा मे बी 120, आई थिंक 120 आंसर आ जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है वो 1 कह रहा है, फैक्टोरियल निकाल रहा है 1 ही होगा। इसमें हमारा बी दिया है, ये इस पर भरोसा नहीं करना है बाबू, इस पर हमारे टाइपिस्ट लोगों की मिस्टेक हुई है, जो हम कह रहे हैं वही सही है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। वो कह रहा है कि एक डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेट और नंबर्स दोनों लिस्ट हो सकती हैं क्या? दोनों हो सकती हैं बट एक साथ नहीं हो सकता है। वो कह रहा है कि बुलेट और नंबर्स दोनों लिस्ट हो सकता है बट एक साथ नहीं। तो ये मेरा सत्य हो जाएगा क्योंकि एक साथ वो बोल भी नहीं रहा। एमएस वर्ड में अब दूसरा कह रहा है कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज किया जा सकता है क्या? दोनों के दोनों ट्रूस, दोनों का दोनों क्या हो गया, चला सही हो गया। एमएस वर्ड में पेज मार्जिन को कस्टमाइज किया जा सकता है क्या? हाँ, दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि POP3 ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल, POP3 में संख्यात्मक मान 3 क्या दर्शाता है? याद रखिएगा, अगर POP3 की बात करें, ये वर्जन की बात करता है, चला ये वर्जन को डिसाइड करता है, यानी ये ना हमारा कैरेक्टर होता है ना कोड होता है, बस ये वर्जन को शो कर रहा होता है कि हमारा POP3 वर्जन को शो करता है, नॉर्मल नहीं है, वो उसमें यूज होता है। 58 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेब सर्च इंजन। देखिए विंग भी हमारा सर्च इंजन है, गूगल भी है और वैदू भी है। वैदू चाइनीज वाले है और ये चाइनीज का वेब सर्च इंजन है, मतलब सर्च करता है। और सफारी हमारा सिर्फ एक वेब ब्राउजर है, राइट, एक ब्राउजर है। और ये ब्राउजर का काम क्या होता है तो समझ ही रहे हैं। और ये सफारी सब जगह नहीं, एक्चुअली वो मैकबुक वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। 59 और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन, मतलब आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट, कंट्रोल एस से क्या होता है, उसके इक्विवेलेंट कौन होता है? शिफ्ट प्लस F12। ध्यान रखिएगा, अगर हम सिर्फ F12 दबा दें तो इसका मतलब होता है सेव एज, और वहीं पर अगर हम शिफ्ट F12 दबाएं तो इसका मतलब होता है शेप, और अगर हम सिर्फ कंट्रोल प्लस एस दबाएं तो इसका भी मतलब होता है शेप। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि एमएस वर्ड में जो 2016 में होम मेनू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह होते हैं, यानी जो 2016 के पैराग्राफ कमांड ग्रुप होते हैं अंडर द होम मेनू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्प्ले, यानी उसमें कौन सा दिखाई नहीं देता है? मल्टीपल वो नंबरिंग दिखाई देता है। यहाँ पर आ जाओ, हमारा वो कह रहा है कि पैराग्राफ के अंदर में, चला पैराग्राफ के अंदर में केस दिखाई, देखो पैराग्राफ के अंदर में सिर्फ इतना ही दिखाई देता है, थोड़ा जूम कर लेना। चला ये पैराग्राफ जो कमांड है ना वो इतना ही, यानी हमारा राइट लेफ्ट और वो सब दिख रहा है, बुलेट दिख रहा है, नंबर दिख रहा है, मल्टीपल दिख रहा है, बट चेंज केसेस नहीं दिख रहे हैं। चेंज केसेस जो दिख रहे हैं वो कहाँ दिख रहे हैं? वो आपको इस ग्रुप में दिख रहे हैं, फॉन्ट वाले ग्रुप में दिख रहे हैं चेंज केसेस, राइट, जो कि हमारा इस जगह पे पड़ता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा चेंज केसेज 6 नंबर। तो कुल मिला के हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी बातें समझ में आई होगी, अच्छे से आपने करा होगा। कोई अगर आपको फीडबैक देना है जरूर हम आपके लिए तैयार हैं, आप हमको अपना कोई फीडबैक दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे कल सेम टाइम पे 4:15 में एकदम इसी एक नई सेट के साथ। मेहनत करने का समय अभी है, अभी नहीं तो कभी नहीं, और इस बार बेल्ट्रॉन को पार करके आना है, ठीक है। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेट के अंदर।